सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर झुंझुनू। आज का हमारा विषय है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसे मुद्रा का मांग सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहले हम ये देखें कि मुद्रा की मांग या डिमांड फॉर मनी क्या होती है। मुद्रा की मांग का अभिप्राय है कि लोग अपने पास नकद रूप में या कैश रूप में जो मुद्रा रखते हैं उसे मुद्रा की मांग कहा जाता है। अब है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है वो कीमत निर्धारण का सिद्धांत है। अर्थात कीमत का जो निर्धारण है वो मुद्रा बाजार में मुद्रा की पूर्ति से होता है। और क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत यह दर्शाया गया है कि मुद्रा की पूर्ति और जो कीमत स्तर होता है उसमें प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। मुद्रा की पूर्ति को हमने कैपिटल एम से दर्शाया है, जबकि कीमत स्तर को पी से बताया गया है। जबकि मुद्रा की पूर्ति यानी कैपिटल एम और मुद्रा के मूल्य यानी 1/p में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत स्तर को हमने P से और मुद्रा के मूल्य या वैल्यू ऑफ मनी को हमने 1/p से बताया है। कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे हम एक उदाहरण से भी स्पष्ट कर सकते हैं। हम मानते हैं कि अगर 10 रुपये में 10 पेंसिल आती हैं, अर्थात एक पेंसिल की कीमत है 1 रुपया। अब अगर वस्तु की जो कीमत है वो बढ़कर दुगुनी हो जाती है, अर्थात एक पेंसिल की कीमत अब 2 रुपये हो जाती है, तो उसी 10 रुपये से अब 5 पेंसिलों की खरीद की जाएगी। अर्थात यहाँ पर कीमत बढ़ने की वजह से जो मुद्रा का मूल्य है या वैल्यू ऑफ मनी है वो घट गई है। पहले उसी 10 रुपये में 10 पेंसिलें आ रही थी, अब कीमत बढ़ने की वजह से उसी 10 रुपये में अब 5 पेंसिल को ही खरीदा जा सकता है। अर्थात कीमत बढ़ने पर मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है। परिमाण सिद्धांत की जो मुख्य बात है वो यह है कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। इसे हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मुद्रा की पूर्ति को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, जिसे कि हमने कैपिटल एम से दर्शाया है, जबकि कीमत स्तर को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, जिसे हमने कैपिटल पी से दर्शाया है। और ये जो सीधी रेखा है ये हमें मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध को दर्शाती है। शुरू में हम देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति 1m के बराबर है। उस समय जो कीमत स्तर है वो 1p के बराबर है। अब यदि मुद्रा की पूर्ति दुगुनी हो जाती है, अर्थात 1m से बढ़कर 2m हो जाती है, तो जो कीमत स्तर होता है वो भी 1p से बढ़ के 2p हो जाता है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति के दुगुना होने पर कीमत स्तर भी दुगुना हो जाता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति और जो कीमत स्तर है उन दोनों के मध्य प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। अब हम देखते हैं मुद्रा के मूल्य को, अर्थात 1/p को। सर्वप्रथम मुद्रा का मूल्य का अर्थ क्या होता है, यानी मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है उसे ही मुद्रा का मूल्य कहा जाता है। मुद्रा का मूल्य का अर्थ है मुद्रा की मात्रा से हम कितनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। मुद्रा की पूर्ति और जो मुद्रा का मूल्य होता है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। इस स्थिति को भी हम एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर मुद्रा की पूर्ति को दर्शाया है, जिसे हमने कैपिटल एम से लिया है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने वैल्यू ऑफ मनी या मुद्रा के मूल्य को दिखाया है, जिसे कि हमने 1/p से दर्शाया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब मुद्रा की पूर्ति 1m के बराबर है उस समय मुद्रा का जो मूल्य है वो 1/1p के बराबर है। अब अगर मुद्रा की जो पूर्ति है उसकी मात्रा को बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाता है, अर्थात 1m से बढ़ाकर 2m कर दिया जाता है, तो जो मुद्रा का मूल्य होता है वो घटकर 1/1p से घटकर 1/2p हो जाता है। इसी तरह से आगे हम जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते चले जाते हैं
तो वैसे वैसे मुद्रा का जो मूल्य है वो घटता चला जाता है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत हम बहुत सारे सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम इसमें फिशर का सिद्धांत या फिशर के समीकरण का अध्ययन करेंगे, जिसे कि नकद लेन देन समीकरण भी कहा जाता है। किसी भी सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें उसकी कुछ मान्यताएं या जो कुछ पूर्व शर्तें होती हैं उनको लेकर चलना होता है और उसी के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो फिशर के सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उसमें सर्वप्रथम है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हमने बीए प्रथम वर्ष में विस्तार से पढ़ा है। पूर्ण प्रतियोगिता को यदि हम संक्षेप में देखें तो वह बाजार स्थिति जिसमें किसी वस्तु को बनाने वाली बहुत सारी फर्में हैं और उसको खरीदने वाले बहुत सारे क्रेता हैं और एक समरूप वस्तु का निर्माण किया जाता है, उस बाजार स्थिति को पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। हमारी जो दूसरी मान्यता है वो है कीमत और मजदूरी पूर्णतः परिवर्तनशील होती हैं। थर्ड मान्यता है कि व्यक्ति अपने पास फालतू नकद या कैश जो है वो नहीं रखते हैं। फोर्थ मान्यता है कि लोग उनके पास जो मनी या मुद्रा है उसका प्रयोग केवल मात्र वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या उनके लेन देन के लिए ही किया जाता है। अर्थात मुद्रा को संचय करके नहीं रखा जाता, बल्कि जो भी मुद्रा हमारे पास होती है उससे वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाता है। फिफ्थ जो मान्यता है वो ये है कि अर्थव्यवस्था उदग्र रूप से एकीकृत है। अर्थात फर्में जो होती हैं वो केवल श्रम को काम पर लगाती हैं और श्रम के द्वारा अंतिम वस्तु का निर्माण किया जाता है, किसी भी मध्यवर्ती वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है। अंतिम वस्तु जो होती है वो वह वस्तु होती है जो कि मार्केट में बिकने के लिए प्रस्तुत होती है, उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। अगली जो सिक्स्थ मान्यता है वो ये है कि से के बाजार नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। पूर्ण रोजगार क्या होता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति का यह तात्पर्य नहीं है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को रोजगार प्राप्त हो जाता है, बल्कि जो व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, उनकी इच्छा शक्ति भी है, उन व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है, उस स्थिति को पूर्ण रोजगार की स्थिति कहा जाता है। जो अंतिम मान्यता है फिशर के समीकरण की वो यह है कि अर्थव्यवस्था में सरकार का या सरकारी क्षेत्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि फिशर के जो समीकरण है वो क्या है। फिशर के समीकरण में मुख्य रूप से मुद्रा की पूर्ति पर जोर दिया गया। फिशर ने अपने समीकरण में बताया है कि MV बराबर PT। MV जो है वो मुद्रा की पूर्ति को प्रदर्शित करता है, PT जो है वो मुद्रा की मांग को दर्शाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो M है वो है मुद्रा की पूर्ति और जो V है वो है मुद्रा का लेन देन चलन वेग। मुद्रा का लेन देन चलन वेग या V जो है वो ये क्या दर्शाता है कि वस्तुओं के लेन देन में मुद्रा एक निश्चित समय अवधि में कितने हाथों से होकर गुजरती है, उसे V या मुद्रा का लेन देन चलन वेग कहा जाता है। P जो है यहाँ सामान्य कीमत स्तर को बता रहा है। T जो है वो लेन देन की मात्रा या सौदों की संख्या को बताता है। फिशर ने अपने समीकरण में माना है कि जो V और T है वो स्थिर रहते हैं। अर्थात यहाँ हम देखें तो M और P के मध्य जो संबंध पाया जा रहा है वो प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। आगे चल के फिशर ने अपने समीकरण को संशोधित किया है। इन्होंने MV के साथ M' और V' को भी शामिल किया है। M जो है वो मुद्रा की पूर्ति को बताता है, यानी नकदी की मात्रा को बताता है, लेकिन यहाँ पर जो M' है वो बैंक जमा या साख मुद्रा को बताता है। V जो था वो लेन देन के चलन वेग को बताता है, लेकिन यहाँ V' जो है वो बैंक जमा के लेन देन चलन वेग को बताता है। P वही सामान्य कीमत स्तर है। T जो है वो लेन देन की मात्रा को बताता है। यहाँ फिशर ने कहा है कि V और जो T है वो तो स्थिर रहते हैं, लेकिन यहाँ M और M' जो है उन दोनों का अनुपात स्थिर रहता है। अर्थात यहाँ भी हम देखें तो M और P के मध्य जो है वो आनुपातिक संबंध पाया जाता है। अर्थात फिशर के सिद्धांत की जो मुख्य बात यही है कि मुद्रा की पूर्ति और जो कीमत स्तर होता है उसमें
प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। अब हम यहाँ अंतिम रूप से ये देखेंगे कि जो मुद्रा का चलन वेग होता है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं कि मुद्रा का चलन वेग या v क्या होता है। एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की जो मात्रा होती है वो कितने हाथों से होकर गुजरती है, उसे मुद्रा का चलन वेग कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि भुगतान की अवधि। हम ये देखते हैं कि जब अल्प समय में या कम समय अवधि में लेन देन होता है तो मुद्रा का जो चलन वेग होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति कैसी है, अर्थात हम यहाँ देखते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में स्फीति की स्थिति है, स्फीति का मतलब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का होना, स्फीति की स्थिति होती है तो लोगों को उसी वस्तु के लिए पहले से ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ती हैं, तो जो मुद्रा का चलन वेग होता है वो उसका मान बढ़ जाता है। साख सुविधाएं कैसी हैं, यदि बाज़ार में साख जो है या पैसा जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो जो मुद्रा का चलन वेग होता है वो भी बढ़ जाता है। अब है आर्थिक विकास की स्थिति। आर्थिक विकास की स्थिति अर्थात आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से है, जैसे कि विकसित देश हैं उनमें जो v या मुद्रा का चलन वेग ज़्यादा होता है, जो गरीब देश होते हैं वहाँ पे v या मुद्रा का चलन वेग कम होता है। अगला जो तत्व है वो है लोगों की तरलता पसंदगी। यदि लोग अधिक तरलता पसंद करते हैं, तरलता का मतलब मुद्रा को अपने पास कैश रूप में रखना, तो मुद्रा को कैश रूप में रखा जाता है तो मुद्रा जो होती है अधिक हाथों से कोई नहीं गुजरेगी। ऐसी स्थिति में v का जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है। अगला v को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो है बैंकिंग सुविधाएं। बैंकिंग सुविधाएं अगर ज़्यादा होती हैं तो मुद्रा का लेन देन जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो v का मूल्य जो होता है वो बढ़ जाएगा। v को प्रभावित करने वाला अन्य तत्व है ब्याज की दर। ब्याज की दर अगर ज़्यादा होगी तो v कम हो जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर का लाभ उठाने के लिए लोग मुद्रा को अपने पास बचत के रूप में अपने पास रखेंगे, तो जो लेन देन के लिए मुद्रा जो है वो कम हो जाएगी, अर्थात v का मूल्य कम हो जाता है। देश की राजनीतिक स्थिरता। देश में हम देखते हैं कि राजनीतिक स्थिरता की स्थिति होती है तो v का मूल्य बढ़ जाता है, और अस्थिरता की स्थिति में v का मूल्य कम हो जाता है। भविष्य में कीमत बढ़ने की प्रत्याशा। यदि भविष्य में हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी तो जो v है वो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। अंतिम रूप से हम यही कह सकते हैं कि जो फिशर है उन्होंने अपने समीकरण में यही बताया है कि जो मुद्रा की पूर्ति और जो कीमत स्तर है उन दोनों के मध्य प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। धन्यवाद।